जहन दोस्तों, एक चिट्ठी हुई है जारी। सेना से कहा गया है कि आपको पे किस हिसाब से चाहिए, पेंशन किस हिसाब से चाहिए और भत्ते किस हिसाब से चाहिए। और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होने से पहले आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को देना है और जो 8वें वेतन आयोग का गठन होगा उसके सामने आपकी डिमांड दी जाएगी। यानी एक कंसोलिडेटेड डिमांड की आर्मी हेडक्वार्टर में ये चिट्ठी गई है। आर्मी हेडक्वार्टर ने अपने सभी कमांड्स को एक लेटर भेजा है और लेटर के साथ फॉर्मेट भेजा है कि आपको इस तरीके से भर के भेजना है। यानी आपकी पिछली डिमांड क्या थी, क्या डिमांड आपकी पूरी नहीं हुई और 8वें वेतन आयोग से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, वो सारी चीज लिखना है। कौन कौन से अलाउंसेस हैं, सारी चीजें लिखना है। जरा हम चिट्ठी को देखेंगे, अपेंडिक्स को देखेंगे, पेंशनर्स के लिए भी और सर्विंग पर्सनल के लिए। तो ये चिट्ठी है स्थायी सेना वेतन आयोग अनुभाग यानी स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन, अपर महानिर्देशालय कार्मिक सेवाएं, एडीजी पर्स, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, A518, रक्षा कार्यालय परिसर, नई दिल्ली, 26 मार्च को। लेटर है, आप समझ सकते हो। ऑल कमांड्स हेडक्वार्टर एक भेजा गया है का फीडबैक एंड एस्पिरेशंस 8th सेंट्रल पे कमीशन। यानी आप पिछली फीडबैक दीजिए और आगे एस्पिरेशन, आगे आपकी क्या डिमांड है, क्या आकांक्षाएं, क्या अपेक्षाएं, वो आप लिख के दीजिए। अब इसके लिए क्या कार्रवाई हुई कि 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑन 16 जनवरी 2025 एंड अकॉर्डिंगली द आर्मी पे कमीशन सेल इज being established with the aim to resolve previous pay announces anomalies along with formulation of service memorandum एंड एस्पिरेशन फॉर द 8th पे कमीशन। यानी जैसे कि घोषणा 16 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया की घोषणा की, उसके तहत यानी एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक एस्टेब्लिश हुई, क्या, एक सेल, यानी जो पे कमीशन सेल एस्टेब्लिश हुई है। अब वो कह रहा है कि पीछे हमारी क्या डिमांड थी वो हमें नहीं मिली, हमारी क्या अनोमलीज हैं और आगे 8वें वेतन आयोग से हमें क्या अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, यानी इसके लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कमांड्स को लिए। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड फीडबैक एज पर फॉर्मेट अटैच इन ऑर्डर टू असेस एंड एस्पिरेशन of the environmental and expected change including identification area of inclusion of anomalies resolution by 15th April 2025 positively if are further action। उन्होंने लिखा है कि आप अपनी फीडबैक दीजिए कि पीछे क्या हुआ, आगे और आपको क्या चाहिए। इसलिए एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से आप भेजिए। 15 अप्रैल तक सभी कमांड्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फीडबैक फॉर्म है, 8th सेंट्रल पे कमीशन का अपेंडिक्स है, फीडबैक फॉर्म्स है। इसमें दिया है अनोमलीज बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सन। यानी 7वें वेतन आयोग में क्या अनोमलीज हैं, जैसे कि बहुत बड़ी अनोमलीज हैं, यदि वो जेसीओ, यदि वो ओआर, यदि जवान के हिसाब से आपको देनी होगी। आपने सबसे बड़ी अनोमलीज है कि 7th पे सीपीसी के बाद पेंशन और पे में घाटा हुआ है। और घाटा कैसे हुआ, इसका जीता जागता उदाहरण है श्रीमान कि आप पिछले वालों की आप उनकी पेंशन देखिए। इसका मतलब उनकी पेंशन ज्यादा कभी नहीं हो सकती और वेतन आयोग के बाद पेंशन कम हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अनोमलीज हुई है। मिलिट्री सर्विस पे के साथ अनोमलीज हुई है, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के साथ अनोमलीज हुई है। यानी बहुत सारी अनोमलीज हैं, वो आपने रखना होगा। उन्होंने कहा है कि सीरियल नंबर, पे कमीशन, नेचर ऑफ अनोमलीज और सजेस्टेड रिमार्क। ये जो फॉर्मेट दिया है ए अनोमलीज का। दूसरा बेस्ड ऑन अरियल एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरा बी में दिया है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से हमें कहां प्रॉब्लम हो रही, उसके हिसाब से आपने लिखना है। अब अनोमलीज के बाद दूसरा पैरा आता है कि एस्पिरेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन। अब हमें न्यू पे कमीशन से क्या आशा है। स्पेसिफिक एरिया एस्पिरेशन नॉट मेट टिल डेट प्लीज एज स्पेसिफिक। यानी कहा है कि यानी कौन कौन से एरिया हैं जहां पर हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो आपने एरिया को हाईलाइटेड करना है। रिकमेंडेशन फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूसिव। यानी अब हम 8वें वेतन आयोग से क्या चाह रहे हैं, क्या तरीका है, उसके लिए लिखना है। फिर 3 है सजेशन फॉर डिटेल्स। यानी आपको क्या क्या सजेशन लिखना है उसमें। Which study can be undertaken by
थिंक टैंक्स, यानी लिखा है सीरियल नंबर, टॉपिक, सजेशन, टर्म्स एंड रेफरेंस, यानी पैरा 3 में आपने सजेशंस उसमें लिखने हैं। यानी पहला आपकी अनोमलीज हो गया, दूसरा आपके एस्पिरेशन, रिकमेंडेशन, न्यू पे कमीशन के साथ क्या क्या है, फिर रिकमेंडेशन, फिर सजेशन आपने देना है, यानी 1 2 3 हो गए। अब चौथे में एडिशनल इनपुट। अब एडिशनल इनपुट में है मैटर रिलेटेड टू रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस सजेस्टेड टू चेंज रिक्वायर्ड टू बी डन। अब एडिशनल इनपुट है कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से है कि आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस किस तरीके से कहाँ कहाँ चाहिए वो आपने लिखना है। मैटर ऑफ रिलेटेड HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, इसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी समस्या रहती हैं। यानी बंदा, या मैं आपको बताऊं, ये यूनिट उसकी दिल्ली में है और बंदा रहने वाला है सपोज करो वो ग्वालियर का, तो उसको जो HRA कहाँ का देते हैं, वो लोग ग्वालियर का देते हैं, ग्वालियर का देते हैं, दिल्ली का नहीं देते हैं। यदि यूनिट ग्वालियर आ जाती है और बंदा रहने वाला दिल्ली का है तो फिर भी ग्वालियर का ही देंगे, मतलब उसको वो बेनिफिट नहीं दे पाते, क्यों, इसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाता है, मतलब जहां कम है वो देते हैं। ये गलत बात है। यदि बंदा एक पॉलिसी बनाइए HRA की, ये बहुत जरूरी है। यानी मैटर रिलेटेड HRA सजेस्ट चेंज रिक्वायर्ड टू बी डन, क्या क्या आप इसमें परिवर्तन चाहते हो। अब मैं बात करूंगा मैटर रिलेटेड टू पोस्टिंग ग्रांट, यानी हम जैसे पोस्टिंग ग्रांट हमको मिलती है, सिंगल जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, 100% लगेज क्लेम होता है, तो इसके साथ आपको और क्या चाहिए, इसके अंदर आपको पॉइंट्स भी लिखने, कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखने हैं। सजेस्टेड चेंज रिक्वायर्ड टू बी डन क्या है, मैटर रिलेटेड क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखना है। मैटर रिलेटेड टू एक्स ग्रुप पे, ये बहुत बड़ा एक पेचीदा मामला है, किसी को 3600 मिलती है, किसी को 6200 मिलती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिली, उनके इक्विवेलेंट है, उनको 6200 मिल रही है। तो इसके ऊपर आगे से सजेशन जाएंगे, आगे क्या होता है। मैटर रिलेटेड टू CEA हॉस्टल सब्सिडी, यानी आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के बारे में क्लियर कट और इजी और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि सिपाही से लगा करके जो भी उसमें बेनिफिशियर्स हैं उनको आराम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ CA या हॉस्टल सब्सिडी मिल सके। नेक्स्ट है रिलेटेड टू DNI, इसके ऊपर मांगा है रिलेटेड टू ट्रेनिंग अलाउंस, यानी ट्रेनिंग अलाउंस आप कहीं भी किसी कोर्स पे जाते हैं, यानी आपका इंस्टीट्यूट है कैटेगरी कैट A या कैट B लेवल का है, यदि आप WT कोर्स के लिए जा रहे हैं, PT कोर्स के लिए जा रहे हैं, JLA के लिए जा रहे हैं, JLC के जा रहे हैं, UI के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए जा रहे हैं, फिजिकल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, या आप तमाम तरीके कोर्स हैं उसके अंदर जाते हो 2 महीने का 3 महीने, तो उसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आपको वहां पर एक ट्रेनिंग अलाउंसेस मिलेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है मैटर रिलेटेड टू टेक्निकल अलाउंस। टेक्निकल अलाउंसेस आप समझते हो, तो कुछ टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं उनको अलग अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। मैटर रिलेटेड टू स्टेपिंग अप ऑफ पे, सबसे खतरनाक है स्टेपिंग अप ऑफ पे। इसके लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड अपनी मर्जी करता है, PR अपनी मर्जी करता है, ऑफिस अपनी मर्जी करता है, इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता है। वो क्या जाता है, सीनियर की कम पे होती है, जूनियर की ज्यादा हो जाती है, उसके बाद चाहे वो 30 to 80 रेज करे या बहुत सारी चीजें रेज करे, PR उसको बिल्कुल भी कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपनी जिद पे रहता है। तो ये सारे मामले में एक क्लैरिफिकेशन साफ सुथरा होना चाहिए। मैटर रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंसेस, जैसे आपको ड्रेस अलाउंस जुलाई में मिलता है, उसके लिए मांगा है। गेस्ट रूम चार्जेस के लिए मांगा है। मैटर रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, हैंडबैग, जो इसका पैसा मिलता है, इसके लिए मांगा है। और सबसे बड़ा राशन मनी, हाँ जी दोस्तों, राशन मनी का पैसा संशोधन होना चाहिए, नहीं, इसके ऊपर मांगा है। TADA, जब आप टेम्परेरी ड्यूटी जाते हो तो उसका ट्रेवलिंग अलाउंस के ऊपर मांगा है। अब बात आती है पेंशनर्स के लिए, अब बात आ रही पेंशनर्स की कि पेंशनर्स को क्या बेनिफिट चाहिए। अब पेंशनर्स को ना ही कोई अलाउंसेस मिलता है, ना ही मिलिट्री सर्विस पे, क्यों, मिलिट्री सर्विस पे उसकी बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाती है, क्यों, पेंशन का कैलकुलेशन इसी प्रकार होता है। तो उसके साथ पेंशनर्स के जो इशू हैं वो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं कि पेंशन जाते समय सबसे ज्यादा ग्रेचुटी का नियम या उसकी अपर सीलिंग हाइट को करना पड़ेगा। कम्यूटेशन रिकवरी, कम्यूटेशन लेने का ऑप्शन नहीं, कम्यूटेशन पक्का मिलना चाहिए और उसकी रिकवरी 12 साल तक होनी चाहिए। पेंशन के बाद उसका AGI, उस पर इंटरेस्ट है, AP फंड पर जो इंटरेस्ट है, ये तमाम चीजों के साथ साथ
उसको पेंशन आने के बाद उसको जो KSB से जो पैसा मिलता है वो उस पैसे के अंदर भी बहुत सारे आप ये पॉइंट्स मांगे गए हैं कि आपको इधर आने के बाद आपको ऑर्फन चिल्ड्रन अलाउंसेस हैं, डॉटर मैरिज अलाउंसेस हैं, CA के अलाउंसेस हैं, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस, तमाम तरीके के अलाउंसेस के लिए उन्होंने, और एनी अदर एडिशनल इनपुट्स हैं जो भी हैं तो आप दे सकते हो। तो ये सेना का एक लेटर है जो 15 अप्रैल तक एक फीडबैक मांगी है। और सेना ने एक एस्टेब्लिश की है सेल, कौन सी, आपने पे कमीशन, 8वां पे कमीशन, और उसके अंदर जैसे अधिकारी आपने लेटर देखा होगा, अखिल कुमार सिंह हैं, ब्रिगेडियर PS वेतन और नीति, और ये जितनी डिमांड्स हैं हर एक कमांड से जाएंगी, और कमांड क्या करेगी, अपने डिव हेडक्वार्टर को भेजेगी, डिव हेडक्वार्टर ब्रिगेड्स को भेजेगी, ब्रिगेड यूनिटों से भी कुछ मांगा जाएगा। तो थोड़ा समय कम है, प्रक्रिया लंबी है, लेकिन आपको समय पे ये पूरी कार्रवाई करनी है, सबको सामने पता है। और मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सारी चीजें बीच में, जहां स्टेशन हेडक्वार्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पेंशनर्स की भी आप मीटिंग लें, और बहुत सारी चीजें पे एंड अलाउंसेस की हर एक अफसर को नहीं पता होता है, हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन की अनोमलीज हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें जेसू जवान एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शायद 8वें वेतन आयोग में उनकी जो सब चीजें मान ली जाए तो बहुत अच्छी बात है।